अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि आप लोगों के एमडी कैट के कोर्स का सेकंड चैप्टर बनता है। वर्क एंड एनर्जी इट इज़ अ शॉर्ट चैप्टर और काफ़ी आसान भी है, तो आप लोग ज़रा गौर से लेक्चर्स देखिएगा। देखो, वर्क पहला टॉपिक है। वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास एक बॉडी है और उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो बॉडी उसी ही फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हो चुका है इस बॉडी के ऊपर। तो डिफिनीशन भी उन्होंने यही बताई है कि व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब इसका ये बनता है कि आपके पास एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने एक फोर्स लगाया है। लेट सपोज दिस इज अ पुलिंग फोर्स, एक बंदा यहां से इसको खींच रहा है, ओके, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन शो करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस बॉडी ने कुछ मोशन किया है, इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो फिजिक्स की जुबान में हम इस चीज को वर्क कहते हैं। इस वर्क को अगर तो हम दूसरे डिफिनीशन से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसका क्या मतलब बनता है, और वहीं से हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आ जाती है कि वर्क डन हमारे साथ इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जो क्वांटिटी हमारे साथ रिजल्टेंट आती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पर कहा है दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यू डू नॉट नीड अ डायरेक्शन फॉर वर्क। और वर्क के ऊपर आप जो है तो वेक्टर अलजेब्रा जो होता है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर हो गया या ये सारी चीजें हो गई, तो वेक्टर अलजेब्रा वर्क के ऊपर अप्लाई नहीं होता बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैथमेटिक्स में कुछ डिराइवेशंस आप लोगों की बुक ने लिखी है और वो यहाँ से आती है कि एफ डॉट डी तो आप लोगों के पास एंड प्रोडक्ट है, लेकिन आते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर। हमारे पास डी इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स इज अलोंग दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर फोर्स का आप लोगों के पास परपेंडिकुलर आएगा विच इज द एफ वाई, और दूसरा वेक्टर आप लोगों के पास फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स आएगा। अब अगर हम डिफिनीशन के ऊपर गौर करें तो हमसे कहा गया कि फोर्स इज अप्लाइड इन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसको हम वर्क डन कहेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ वाई, इट इज डूइंग जीरो वर्क, और उसकी वजह यही है कि एफ वाई जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में है ही नहीं, तो वो कुछ वर्क कर ही नहीं रहा। तो तमाम का तमाम जो वर्क कर रहा है दैट इज एक्चुअली एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो हम लोग जब वर्क डन की वो लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, तो हम लोग इस कंपोनेंट को मेंशन करेंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। सही है। एफ एक्स को अगर हम खोल लें तो हमारे पास आ जाता है एफ कॉस ऑफ थीटा, सही है, एंड देन यू हैव द डी। सही है। इसको सिंप्लीफाई करो तो एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा, इस कॉस को हम उधर लेके गए हैं। अब ये चीज हमारे पास इस चीज के इक्वल है। हम जब स्केलर प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे वेक्टर्स एंड वो वाला, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग को ये याद हो कि इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो उससे ये बनेगी, इस चीज को अगर आप कॉम्पैक्ट करोगे तो उससे ये बनेगी। तो आप लोगों के पास आ जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। यहां पर इस वाले इक्वेशंस में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे थे, डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट था वो हमें कॉस थीटा बता रहा था, इसलिए यहां पर हम एफ और डी के ऊपर वेक्टर साइन नहीं पुट करते। लेकिन यहां पर हमने कॉस थीटा को खत्म कर दिया है, हमने एफ डॉट डी पुट कर दिया, तो अब हम वेक्टर का जो एरो है वो पुट करेंगे। कुछ जनरल एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को पहला वाला तो बता दिया है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके अलावा यूनिट जो है तो वो वर्क का जाउल है, और ये जाउल एनर्जी का भी यूनिट है। ये सिंपल रट्टे वाली चीजें हैं। जाउल को डिफाइन किया गया है कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर द वर्क डन इज 1 जाउल।
आप एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी उस फोर्स के एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में जब वो फासला तय करेगी 1 मीटर का, तो आप लोगों के पास जो वर्क डन आएगा वो बराबर होगा जाउल के। तो जाउल आप लोगों के पास इक्वल हो गया है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और जाउल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो। सीजीएस में हम अगर वर्क का वो देखें यूनिट, तो वो हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूटन मीटर, न्यूटन की जगह पर मैंने लिख दिया है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर मीटर का यहाँ पर आ गया है आपके पास। अब 1 किलोग्राम किस चीज के इक्वल होता है? 1 किलोग्राम हमारे पास इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई किया है आप लोगों ने मीटर के स्क्वायर के साथ। इस मीटर और मीटर को मैं मीटर का स्क्वायर ले लेता हूँ, एंड मीटर आप लोगों के पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो वो हो गया 100 सेंटीमीटर, ऊपर उसका स्क्वायर लग गया है। सीजीएस का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये एक सिस्टम है। ये एम के सिस्टम में था हमारे पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और ये अब सीजीएस सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और सेकंड तो आपका एज यूजुअल सेकंड ही आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास 1000 है, और 100 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो दैट वुड बिकम 10,000, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। और 1000 और 10,000, तो ये आप लोगों के पास बन जाता है 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये बराबर है 1 जाउल के। अब ये जो क्वांटिटी आप लोगों के पास आ गई है, दिस इज द यूनिट ऑफ जाउल इन सीजीएस सिस्टम, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को इन्होंने एक नया नाम दिया है अर्ज का। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। अर्ग भी कह सकते हैं, अर्ज भी कह सकते हैं, द प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। बस आप लोगों को ये पता हो कि सीजीएस में वर्क का यूनिट अर्ज है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट अर्ज है, और 1 जाउल बराबर है 10⁻7 अर्ज के। और अगर आप ये इसको अर्ज के लिए लिखना चाहते हैं तो फिर ये होगा 1 अर्ज या अर्ग इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻7 जाउल, या फिर 10⁻⁻7 जाउल। इस 10 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा डायमेंशंस के ऊपर आते हैं, तो डायमेंशंस हम यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम, किलोग्राम की जगह पर हम लिख देंगे मास एम, मीटर का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास, और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर है, डिवीजन जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻2, 10 नहीं सॉरी, टी की पावर, टाइम की पावर। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग वर्क डन। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर वर्क करती है तो पहली वाली बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, सही है। सो वर्क इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जिस बॉडी में एनर्जी आ जाती है उसके ऊपर वर्क डन हो रहा होता है, सही है। ये इसलिए हम वर्क और एनर्जी को इक्विवेलेंट लेते हैं, एक दूसरे के इक्वेट करते हैं। बाद में जब आप लोग पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो वहां पर हमने एनर्जी को वर्क के साथ इक्वेट किया है। तो ये बात हम वहां पर ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एंड ये बात भी हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्क डन इज 0। आप लोगों के पास वर्क डन कब होगा? जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, सही है। एक बॉडी मोशन कर रही है लेकिन उसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा, तो उसके ऊपर कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा। और न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ है कि जब फोर्स अप्लाई होगा तब ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जब एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म होगी, तो मतलब है कि फोर्स नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो अगर एक बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर वर्क डन नहीं हो रहा, सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अब आते हैं हम वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स की तरफ। तो कांस्टेंट ये फोर्स है, ओके, बाय ए कांस्टेंट फोर्स।
कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम एक कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। आप लोगों को मैंने फार्मूला लिखवाया है कि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अभी जो ये वाला प्रोसेस मैं कर रहा हूं, सही है, ये आप लोगों ने हर उस इक्वेशन के साथ करना है जिसके साथ साइन थीटा आ जाता है या जिसके साथ कॉस थीटा आ जाता है। इट इज सेम एवरीवेयर, ओके। इस थीटा को आप लोगों ने लेना है और इसको आप लोगों ने इस तरह के केसेस बना लेने हैं। थीटा अगर 0 डिग्री, खैर वर्क डन के केस में तो 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री को भी हमने इंक्लूड किया है, बट जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस पढ़ा रहा था, वी वर मेनली फोकसिंग ऑन दीज थ्री एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो आप लोगों को डायरेक्ट ही आने चाहिए, आप लोग बैठ के सॉल्व ना कर रहे हो। पेपर में आ गया कि 60 डिग्री के ऊपर क्या होगा, आप लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है 60 डिग्री के ऊपर ये चीज होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज आपने हर इक्वेशन के साथ अप्लाई करनी है। आपके पास जब एंगल 0 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, या 360 डिग्री होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस वक्त आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। जब cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो वो अगर आप लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने d नहीं लिखा, लेट मी फिक्स दिस, एफ डी cos ऑफ थीटा है। तो जब आप लोग यहाँ पर 1 पुट करोगे आपके पास वर्क डन इक्वल हो जाएगा एफ डी के, और इस वर्क डन को हम मैक्सिमम वर्क डन कहते हैं। इसलिए एट 0 डिग्री एंगल द वर्क डन इज मैक्सिमम, सही है, ये आपके पास मैक्सिमम वर्क डन आ गया। अब जब आपके पास एंगल 30 डिग्री का होगा, सिंपली आपने cos थीटा में 30 को पुट कर देना है, उसका वैल्यू होता है 30 का √3/2। आप लोगों को मैंने तरीका बताया था cos थीटा को फाइंड करने के लिए, फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड बिलो 30 डिग्री, ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिंगर्स बिलो द 30 तो वो है 3, अंडर रूट इसका ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो √3/2 आप लोगों के पास cos थीटा आ गया, cos 30 आ गया। अब इस एफ डी के की जगह पर मैं W मैक्स लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा W30 इज इक्वल टू W मैक्स मल्टीप्लाई बाय √3/2। If I could make it little cleaner, W max किसकी जगह आ गया, एफ डी की जगह पर आ गया, √3/2। ये चीज क्यों जरूरी है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 30 डिग्री के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम का कितना हिस्सा होगा, तो मैक्सिमम का √3/2 हिस्सा होगा, सही है। और इसमें आपसे रेशो भी मांगा जा सकता है कि वर्क डन एट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय वर्क डन मैक्स, उसकी रेशो क्या है, तो उसकी रेशो सिंपली ये W मैक्स आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो इस तरह इक्वेशंस के साथ आप लोग केला करें, इस तरह आपसे इक्वेशंस भी नहीं भूलेंगे एंड आप उस इक्वेशन से हर किस्म का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एट 45 डिग्री एंगल 45 हमारे साथ इक्वल, cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, एफ डी की जगह W मैक्स लगा दिया है, तो W मैक्स डिवाइडेड बाय √2, इसका भी आप लोग रेशो निकाल सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थीटा जब हमारे पास 60 डिग्री होगा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आप लोगों का एफ डी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा W मैक्स डिवाइडेड बाय 2। अब एक एमसीक्यू पेपर में अक्सर आता है कि एट व्हाट एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क डन मैक्सिमम, यानी वो कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर फोर्स और फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगता है तो वर्क डन मैक्सिमम का हाफ होता है, तो दैट इज 60 डिग्री, मैक्सिमम का आप लोगों के पास हाफ आ गया है। एट 90 डिग्री या एट 270 डिग्री cos 90 या cos 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, जब 0 एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा आप लोगों का वर्क डन 0 हो जाएगा, सही है। एट 180 डिग्री cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो जब -1 आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डी, एंड वो बन जाएगा मैक्सिमम का नेगेटिव। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस एंगल के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम का नेगेटिव बन जाता है, ओके। दिस इज
मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज मिनिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन। इस तरह हम फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। तो हम कहते हैं जब हमारे पास एंगल, व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है एंड 0 डिग्री से अबव भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से लेस हो तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा एंड मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन 0 डिग्री के ऊपर है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसके साथ आप लोग असल में ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा सबक। इफ आई कुड रिमेंबर इट करेक्टली, it was something like this, that theta is greater than or equal to 0 degree and is less than 90 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, 0 डिग्री से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। और दूसरी तरफ हमारे साथ आ जाएगा that theta is actually greater than 90 degree and less than or equal to 180 degree। तो जो 90 से लेकर 180 का जो क्वाड्रेंट है उसमें आप लोगों के पास नेगेटिव वर्क डन आएगा। जीरो वर्क डन की एक केस हमने यहाँ पर बता दी कि जब एंगल आप लोगों के पास जीरो हो तब जीरो वर्क डन हो सकता है, या आप लोगों के पास फोर्स जीरो हो, एक बॉडी मोशन कर रही है। अच्छा, जीरो एंगल की आप लोगों को कुछ एग्जांपल दी जाएगी कि एक बकेट है आप लोगों के पास, बकेट आप लोगों ने वाटर से फिल किया है, एक बंदा है और उसके हाथ में एक बाल्टी है, सही है, और उसमें उसने जो है तो वो वाटर भर दिया है और ये बंदा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वाटर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ये बंदा वर्क डन कर रहा है? नहीं, ये बंदा वर्क डन नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स या जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज डाउनवर्ड, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये बंदा वर्क अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ये आप लोगों के पास एंगल आ जाता है। आप लोगों को इससे पहले मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात बताई कि जब वेलोसिटी आप लोगों के पास यूनिफॉर्म हो तो उस वक्त में फोर्स जीरो होता है तो वर्क डन नहीं होता, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो, ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स जितना भी अप्लाई करूं लेकिन ये दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो मेरा वर्क डन इस पे जीरो हो जाता है। एक अनयूजुअल एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक अनयूजुअल एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, और आप लोगों को ये डायग्राम दी होगी, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा इन्होंने आप लोगों को यहां पर दिया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि वर्क डन का जो फार्मूला है वो आप लोग यहां पर लिखें। अब अगर तो आप लोग ये वाला फार्मूला इधर लिखते हो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो ये गलत होगा इसके लिए, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर इन्होंने एंगल दिया है। एक ट्राइंगल में हमारे पास अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हमारे साथ परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर पर हमारे पास y कंपोनेंट होता है, सही है, एंड थीटा के जो पैरेलल साइड है दैट इज द x कंपोनेंट। अब इन्होंने जब आप लोगों को यहां पर थीटा दे दिया है तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है ये ऑटोमेटिकली बन गया है एफ वाई कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली द एफ एक्स कंपोनेंट, ये जो थीटा के पैरेलल है। ओके, ट्राइंगल से आप लोगों ने समझ लेना है, थीटा अगर आप लोगों को दे दिया गया है तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा एंड नीचे वाला आप लोगों के पास उसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो अब यहां पर हमारे साथ वर्क डन कर रहा है द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो ये चीज आप नहीं लिख सकते, आप लोग लिखोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वाई ऑफ एंड डी। अब एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा डी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा एफ डी साइन थीटा। इन दिस स्पेसिफिक केस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ थीटा, एंड नॉर्मली आप लोगों के पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है। अगर ये लोग एंगल ये वाला देते आप लोगों को, अगर ये वाला एंगल आप लोगों को दिया जाता
देन इट वुड बी एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि इस साइड को फिर हम लोग एफ वाई ले कंसिडर कर रहे होते हैं एंड दिस वुड बी एफ एक्स, बट एंगल आप लोगों ने उनको वहां का दिया है, तो इन चीजों पे आपने गौर कर लेना है। एक एमसीक्यू है, एट व्हाट एंगल वर्क डन इज ग्रेटर, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो वर्क डन आप लोगों का ग्रेटर होगा एट 20 डिग्री। जितना एंगल जीरो के करीब होगा उतना ही आप लोगों का वर्क डन मैक्सिमम होता जाएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, स्मॉलेस्ट यूनिट आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। मैंने आप लोगों को कहा कि एनर्जी एंड वर्क को हम लोग यूनिट भी इनका सेम है एंड ज्यादातर ये सेम क्वांटिटीज मैथमेटिकली दोनों सेम क्वांटिटीज है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसका फर्क है, इक्वल है एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ा आप लोगों के पास किलोवाट आर है, उससे छोटा जूल है, उससे छोटा अर्ज है और सबसे छोटा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय अर्थ ऑन मून। ये समझने की बात है, ये आप लोगों के पास अर्थ है, इफ यू कुड सी इट राइट हियर, और ये आप लोगों के पास मून है। अब अर्थ जो है तो वो मून पर टुवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई करता है और मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है, सही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के ऊपर हमने कहा था दैट वर्क डन इज जीरो। तो अगर तो आप लोगों के पास अर्थ और मून का केस आ जाए या सेंट्रिपिटल मोशन का केस आ जाए कि सेंट्रिपिटल फोर्स आया, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है ओके, अर्थ का सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क अप्लाई नहीं करता, वर्क परफॉर्म नहीं करता ओके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ते हैं कि हमने वर्क डन को ग्राफ से किस तरह निकालना है। तो ग्राफ में आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया होगा, तो सिंपली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क डन। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास इक्वल होगा टू दी वर्क डन, और एरिया का आप लोगों को पता है दैट इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आप लोगों का एफ है एंड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के ऊपर। तो आप लोगों को अगर एमसीक्यू में ग्राफ दिया गया हो तो सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास वर्क डन आ जाएगा। दिस इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आप लोगों के पास इस तरह का कोई एमसीक्यू आता है दैट ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 4i + 6j, I शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लेन एंड J शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई प्लेन। इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 2, 3, ये आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं उस पॉइंट के, टू पॉइंट 5, 2, दिस इज नॉट 15, दिस इज एक्चुअली 5, 2, 5 -2 है ओके। देन द वर्क डन इज व्हाट। तो सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आप लोगों का 5 -2 है एंड इनिशियल पोजीशन इज 2, 3। तो 5 से हम 2 को माइनस करेंगे इन द एक्स डायरेक्शन, 5 एक्स प्लेन में हमें बता रहा है एंड जो 2 है दिस इज द वाई प्लेन वाला कोऑर्डिनेट। तो x को x से माइनस करोगे, y को y से माइनस करोगे ओके। तो 5 माइनस ये वाला 2 हम यहां पर लिख देंगे, ये हो जाएगा बीच में पॉइंट, ये कॉमा लग जाएगा एंड -2 से हम 3 को माइनस करेंगे, तो -2 -3। अब इससे हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड दैट वुड बी 3 कोऑर्डिनेट -2 -5। ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके। तो फोर्स वेक्टर हमारे पास क्या था, हमारे पास 4i + 6j है, 3 यहाँ पर हमारे पास i को शो करता है, 5 हमारे साथ j को शो करता है। तो मैंने आपसे कहा कि x प्लेन वाला x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y प्लेन वाला y प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 × 5
क्या है हमारे पास 3 है एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, इन दोनों को आप प्लस करोगे। अच्छा, इन दोनों को आप प्लस करोगे एंड 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, तो 6 इंटू -5, 4 3 आर 12 प्लस 6 इंटू -5 इज -30। अब 12 और 30 को आप लोगों ने प्लस कर देना है। ये आप लोगों का वर्क डन अलोंग द एक्स डायरेक्शन है एंड दिस इज वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन। अब चूंकि W हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली इन दोनों वर्क डन को प्लस कर देंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो 12 -30 ये हमारे साथ बन जाएगा -18 जाउल्स का वर्क डन। तो आप लोगों के पास -18 जाउल्स का वर्क डन आ जाएगा। इससे सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि जो I के डायरेक्शन में जो वैल्यू हो उसको I वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो J की वैल्यू हो उसको अपने J डायरेक्शन वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड बाद में दोनों को प्लस कर देना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते वक्त कांस्टेंट नहीं रहता। लेट सपोज हम अगर आपको रॉकेट की मिसाल लें तो वहां पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो उतना फोर्स में क्या होता है, फोर्स कम अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। सही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस तरह हमारे पास स्प्रिंग का जो फोर्स है तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स उस पर बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आता है कि फोर्स जो है तो वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहता। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम जो डिस्टेंस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड किया, ये हमने डिवाइड किया, और हम सपोज कर लेते हैं, हम इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकुलर फोर्स है उस डिस्टेंस के लिए दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी इस तरह के डिविजन्स कर लेते हैं। फिर हम हर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना वर्क डन फाइंड करते हैं, यानी वर्क डन 1 बराबर होगा F1 डेल्टा D1, वर्क 2 बराबर होगा F2 डेल्टा D2, इस तरह वर्क 3 बराबर होगा F3 डेल्टा D3। सही, इस तरह जाते जाओ, जब पूरा कवर हो जाए एट द एंड हम वर्क डन टोटल कर देते हैं, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3। सारे वर्क डन को आप इसमें प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाता है। अब एक तो इस किस्म का ग्राफ तो खैर आप लोगों को पेपर में नहीं दिया जाएगा, बट सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम लोग डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और तब तक तकसीम करते रहते हैं जब तक हर पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। सही है, लेकिन एमसीक्यू में आप लोगों को इस तरह का कोई ग्राफ दिया जा सकता है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो फोर्स वेरिएबल है, डिक्री छोटी वैल्यू से वो बढ़ रहा है, लेकिन जो इंक्रीज है इंक्रीज यूनिफॉर्म आ रहा है। तो अब इसको आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज द ट्राइंगल, ये उसकी हाइट है और इसको आप लोग फाइंड करोगे फ्रॉम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाले इक्वेशन से। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ L इंटू ब्रेथ। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हाफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों ने हाफ ले लेना है। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएबल फोर्स। अब आते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ वर्क विच इज वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया गया है, द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो स्पेस जिसमें अर्थ दूसरी बॉडीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी का इन्होंने जिक्र किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इनको डिफाइन किया गया है that the gravitational force per unit mass is known as the gravitational field strength।
यानी आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको जब आप लोग मास पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगा। अब अगर तो आप लोगों ने स्टडी की हो एफ इज इक्वल टू एम ए की, न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास है, एक्सेलरेशन आप लोगों के पास बन जाता है फोर्स पर यूनिट मास। तो ये वही एक्सेलरेशन है जिसको इन्होंने दूसरा नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और वो बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। एंड इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट आप लोगों के पास मास पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आर बोथ सेम थिंग्स, ओके। फिर इन्होंने कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स लिखे हैं और वो ये है कि इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्क डन बाय जी इज जीरो। उसकी वजह ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ है। तो अगर इस मार्कर को मैं इस तरीके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस मार्कर के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो वर्क डन इज देयरफॉर जीरो। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये मार्कर है, इसको अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स नीचे है एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है इस मार्कर के ऊपर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी एच। नेगेटिव एम जी एच कहां से आया हमारे पास? हमारे पास आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोगों ने हाइट लिखा एंड फोर्स की जगह पर हम लोगों ने लिखा एम जी, जो इस इक्वेशन से हमारे पास आता है एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव का साइन इसलिए क्योंकि cos 180 डिग्री यहां पर इस्तेमाल होगा। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द W बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, 0 डिग्री का एंगल आएगा अगर ये मार्कर है और ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, मार्कर भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कर रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा विच इज इक्वल टू mgh। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन इसी तरह किया जाता है कि द फील्ड वेयर द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप जिस भी पाथ से वर्क डन करें, वर्क डन हर पाथ के केस में आपके पास सेम आएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ जीरो होता है। एक तो ये बात हो गई कि जब आप एक जगह से स्टार्ट लेंगे इस मार्कर को, ये मैंने नीचे कर दिया, ये मैंने उस साइड की तरफ लेके गया, फिर ऊपर लेके गया और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लेके आ गया, तो इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ने जीरो वर्क डन किया है। सही है, ये बात हो गई। एंड दूसरी बात ये है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यहां पर मेरे पास एक पाथ है, एक मोशन है। हम ऐसा करते हैं कि हम सी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो हम लेके चले जाते हैं बी की तरफ एंड देन वो हम लेके जाते हैं ए की तरफ, ये आपका पाथ वन है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि डी की तरफ लेके चले जाते हैं और फिर ए की तरफ लेके आते हैं, ये आपका पाथ नंबर सेकंड है। अब सी से बी की तरफ जो वर्क डन था वो तो जीरो हो गया, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है, आपने हॉरिजॉन्टल मोशन किया है। जो बी से आप लोग लेके गए थे ए की तरफ, वो हो जाएगा नेगेटिव एम जी एच, क्योंकि ऑपोजिट ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, तो नेगेटिव एम जी एच आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब जब आप लोग ने सी से डी की तरफ, अब हम पार्ट टू की बात कर रहे हैं, जब हम सी से डी की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव एम जी एच हो जाएगा। सही है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। लेकिन जब हम फिर डी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो दोनों केसेस में, दोनों पाथ में हमारे पास वर्क डन इज सेम। अब ये तो थी रेक्टेंगुलर पाथ, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ट्राइंगुलर पाथ लेता हूं, ये ए है मेरे पास, ये सी है और ये बी है। एक में इसने सी की तरफ लेके गया बॉडी को और फिर वो ए की तरफ लेके गया, एंड दूसरे में वो डायरेक्ट ए की तरफ लेके गया। तो अब सी से जब ये बी की तरफ जाएगा वर्क डन आपके पास जीरो है, बी से जब ये ए की तरफ जाएगा वर्क डन आप लोगों के पास नेगेटिव एम जी एच है। सही है, जब सी से ए की तरफ ये जाएगा तो आपके पास फोर्स के दो कंपोनेंट अप्लाई होते हैं इस बॉडी के ऊपर। टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अप्लाई होते हैं क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो। एक अप्लाई हो रहा है आपका फोर्स एक्स कंपोनेंट। अब
चूंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग थीटा यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, थीटा हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसलिए ये एफ एक्स बन जाएगा। और एक आपका अप्लाई हो रहा है वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन, और बुक में आप लोगों की लंबी छोड़ी मैथमेटिक्स है, लेकिन उसको छोड़ दें, मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ लें। एफ वाई जो है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग द वर्क। जब आप लोग ऊपर लेके जा रहे हो, सही है, तो इस डायरेक्शन में जो वर्क डन है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो ऑलरेडी इज इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सॉरी यहाँ पर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, याद साता। अब जब हम सी से ए की तरफ लेके गए हैं बॉडी को, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक इसका ये कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जब हम थीटा लेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स बन जाएगा, एंड एक ये कंपोनेंट है विच इज डी वाई। थीटा हमने यहाँ पर लिया इसलिए डी एक्स बन रहा है, ओके। अब जो डी वाई कंपोनेंट की वजह से जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, वो ऑलरेडी जीरो है, बिकॉज दैट इज क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू द, दैट इज परपेंडिकुलर टू जी। इसलिए इसकी वजह से जो वर्क डन अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो रहा है वो जीरो है, सही है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन, एंड वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन नेगेटिव mgh के इक्वल है। तो ये बॉडी जब आप इस तरह लेके जाएंगे, तो इस बॉडी का ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है, इस पे जो वर्क डन हुआ है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं, एंड हम सिर्फ लेंगे कि ये बॉडी की हाइट में इंक्रीज आई है। तो ये आप लोगों के पास ये आ गई। अब एक दूसरी चीज है कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ हमारे पास जीरो किस तरह आता है, वो भी हम लोग इसी से ले लेते हैं, सही है। जब बॉडी आप लेके गए सी से बी की तरफ, तो वर्क डन आपका जीरो है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। बी से जब आप लोग ए की तरफ लेके गए तो नेगेटिव mgh का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। ए से जब आप लोग डी की तरफ लाए जीरो हुआ। डी से जब आप लोग सी की तरफ लाए, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा, एंड वर्क डन आप लोगों का mgh होगा। ये पॉजिटिव mgh नेगेटिव mgh एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वर्क डन आप लोगों का जीरो हो गया। तो ये दो बातें तो प्रूफ हो गई हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप लोगों का जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इट इज जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड्स कुछ हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों की कंजर्वेटिव फोर्सेस में से आती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप लोगों का एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। अब फ्रिक्शन किस तरह नॉन कंजर्वेटिव है, आप लोगों के पास ये डेस्टिनेशन है अल्टीमेट ए, ये आप लोग इस तरह लेके चले गए, और फिर आपने बॉडी इस तरह लेके गई, बॉडी आप लोग सी से लेके गए बी की तरफ, और बी से आप लोग लेके गए ए की तरफ। तो इस पाथ के ऊपर भी फ्रिक्शन आया, इस पाथ के ऊपर भी फ्रिक्शन आया, सही है। और एक आप लेके गए बॉडी डायरेक्टली फ्रॉम सी टू ए, सही है। तो एक आप लोगों के पास ये पाथ है, पाथ टू, ये आप लोगों का पाथ वन था। अब अगर देखा जाए तो पाथ वन बड़ा है फ्रॉम पाथ टू, तो जो बड़ा है, ज्यादा टाइम के लिए आप चीज को घसीट रहे थे, तो पाथ वन पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कंसिडर टू पार्ट टू जो कि छोटा है, सही है। तो फ्रिक्शनल में आपका ये वाला वर्क डन इस वाले वर्क डन के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस का भी है, जितना आप पाथ बढ़ाओगे उतना ही एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेंशन, टेंशन हम वायर में लेते हैं, वो भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉर्मल फोर्स जो कि ग्रेविटी के ऑपोजिट होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड प्रोपल्शन, जितना भी आपका मोटर का प्रोपल्शन का फोर्स है जो चीजों को धकेलता है, दैट इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क डन। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक पावर को। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एंड ये है पावर। एक छोटा सा टॉपिक है, इज नॉट दैट मच, उसमें कुछ मुश्किल है नहीं, सारी रट्टे वाली चीजें हैं, ओके। रट्टा भी नहीं, बस आप एक बार समझ लें तो आपके लिए काफी है। डिफाइन किया गया है वर्क डन पर यूनिट टाइम को। पावर की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो एफएससी वाली बातें हैं कि एक बंदा जो है एक काम कर रहा है 10 सेकंड के अंदर, और एक बंदा एक काम कर रहा है 1 घंटे के अंदर, तो हम दोनों का वर्क डन तो सेम है, लेकिन
अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए, तो डिफरेंशिएशन के लिए आ गई हमारे पास पावर की क्वांटिटी, हमने टाइम को बीच में डाल दिया, तो हम कह रहे हैं कि जो बंदा ए है जिसने 10 सेकंड में काम किया है इसका पावर ज्यादा है। तो हम सिंपली वर्क को ले रहे हैं और उसको टाइम के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, जितना वर्क उन्होंने किया है द टोटल वर्क उसको डिवाइड कर दिया है आपने टोटल टाइम के ऊपर। सही है, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब मैंने कहा था कि वर्क डन इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहा होता है तो ये असल में अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा होता है। तो हम ये सब भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट यानी टाइम के साथ आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को देख रहे हो। इसके अलावा हम इसको एक तीसरे डिफिनीशन के साथ वो करते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो ये भी वर्क पावर ही के इक्वल है, और ये असल में आपके इस इक्वेशन से निकलता है। आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास मीटर है, एंड वो जब आप डिवाइड करोगे टाइम के ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी की क्वांटिटी आएगी। उसके बाद यूनिट्स है मुख्तलिफ। सबसे पहला यूनिट जो ऐसा यूनिट है दैट इज वाट। वाट को हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। जब एक बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क परफॉर्म करती है तो जो पावर होती है वो इक्वल होती है 1 वाट के। इसके अलावा एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का यूनिट है हॉर्स पावर, जो कि इंग्लैंड वगैरह और यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे पास इक्विवेलेंसी उसकी ये है कि 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट्स के, और इसी तरह द अदर वे अराउंड फिर 1 वाट बराबर होगा 1 वाट would be equal to 1 divided by 746 हॉर्स पावर। यानी 7 हॉर्स पावर को अगर आप 746 हिस्सों में तकसीम करोगे तो उसका एक हिस्सा आपके पास वाट के बराबर है। एफपीएस सिस्टम में एक दूसरा यूनिट है फुट पाउंड पर सेकंड। ओके, फुट पाउंड पर सेकंड। फुट आपने इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स के लिए आपने पाउंड इस्तेमाल किया, और टाइम वही सेकंड है। तो इसकी इक्विवेलेंसी कुछ यूं आती है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है, और 746 वाट्स इक्वल होते हैं 550 फुट पाउंड पर सेकंड के। यानी फुट पाउंड पर सेकंड जो है तो वो एक बड़ा यूनिट है। ओके, हॉर्स पावर के साथ अगर आप देखें तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 550 फुट पाउंड्स पर सेकंड के। अच्छा, अब आपकी लोगों की बुक ने आप लोगों के बुक ने एक और चीज मेंशन की है, वो है यूनिट ऑफ एनर्जी को। पावर का जो आपके पास ये वाला फार्मूला है, P इज इक्वल टू वाट ये सॉरी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस टाइम को जब आप लोग यहाँ पर ले आओ और ये आपके पास बन जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल होता है वर्क के। पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज इक्वल टू द वर्क या इज इक्वल टू द एनर्जी। तो यहां से आप लोगों के पास वाट आ गया और टी की जगह पर आप लोगों के पास सेकंड आ गया। तो वाट सेकंड इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ व्हाट, द यूनिट ऑफ एनर्जी और द यूनिट ऑफ वर्क डन। वाट सेकंड आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आता है इसी की उस पे बेस पे, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। किलो वाट आपका पावर है, आवर आपका टाइम है। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। किलो वाट आर किस चीज के इक्वल है, किलो की जगह हम लिख देते हैं 10 पावर 3, वाट लिख लेते हैं, एंड आवर हमारे पास 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो वो बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड्स के, और ये बराबर है 1 जूल के। फ्रॉम दिस इक्वेशन पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू द वाट। सही है, वाट नहीं सॉरी वर्क डन, ये 1 जूल के इक्वल है। इसको अगर हम क्लासिफाई करें सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे साथ बन जाता है 3.6 मेगा वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल्स। ये 1 जूल नहीं है, दिस इज एक्चुअली किलोवाट आर। किलोवाट आर को हमने खोल के यहाँ पर आपको बता दिया है।
तो किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल्स के। सही है। अब आप लोगों से वाट आर का भी पूछा जा सकता है, तो फिर आप लोग ये नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ 3600 वाट्स के इक्वल हो जाएगा, 3600 जाउल्स के इक्वल हो जाएगा इफ आपको दिया गया हो वाट आर। इफ सिंपल वाट आवर दिया गया हो तो ये 10.3 इसके साथ नहीं लगेगा एंड सिंपली ये बन जाएगा 3600 जाउल्स। पावर इन केस ऑफ हाइट, अगर आपको इक्वेशन में हाइट दी गई है या आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो फिर आप पावर का ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। एंड पावर इन केस ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर आपसे या कहीं पर फ्लूइड की बात की जा रही हो तो उस वक्त में आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, पावर इज इक्वल टू m, ये वाला पावर इज इक्वल टू रो, दिस इज डेंसिटी वॉल्यूम gh डिवाइडेड बाय द टाइम। अच्छा, इसमें एक चीज मुझसे मिस हो गई है एंड दैट इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, दैट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर। एक है एवरेज पावर जो पी एवरेज है, वो तो आपका टोटल वर्क डन, जितना वर्क किया है उसको आप डिवाइड कर दे टोटल टाइम के ऊपर, तो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगा। और एक है आपका पावर इंस्टेंटेनियस पावर, एक बंदा वर्क डन कर रहा है बट ड्यूरिंग द टाइम लाइन एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर इस बंदे ने कितना वर्क डन किया है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। सही है। एक बंदा 10 सेकंड के लिए वर्क डन कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसने 1 सेकंड में कितना वर्क डन किया, तो ये उसका इंस्टेंटेनियस हो गया। अब 1 सेकंड में भी मैं कहूं कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इसने कितना वर्क किया है, इंस्टेंटेनियस पावर उस 10वें हिस्से के भी 10वें हिस्से में इसने कितना वर्क किया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस पावर में कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम हम इतना कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्क डन या फिर एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन टाइम, इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। दिस वाज ऑल अबाउट पावर, इसमें और कुछ खास था नहीं। आपको मैं 24 MCQs यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे PDF फॉर्म में, वो आप लोग सॉल्व करें और इंशाल्लाह वर्क डन का और पावर का जितने भी MCQs आ सकते थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। अनाउंसमेंट ये करनी है कि इस चैप्टर का सिर्फ एक लेक्चर रह गया है, दैट इज ऑन एनर्जी। एनर्जी और उसके जो मजाफात में जो टॉपिक्स हैं वो एक लेक्चर का काम है, दैट वुड बी इंशाल्लाह अपलोडेड ऑन वेडनेसडे। और फ्राइडे के दिन 28 ऑफ मार्च को, फ्राइडे 28 ऑफ मार्च को आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर टेस्ट होगा ऑफ 100 MCQs और उसकी फर्दर डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इस नंबर के साथ आपने कांटेक्ट करना है। एंड तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसके अंदर एक ग्रुप है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अनाउंसमेंट्स करता हूँ। अगर कोई लेक्चर मिस हो रहा है या लेक्चर आ रहा है तो वो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। एंड ये है कि उसके अंदर एक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करें तो उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला लेक्चर मैंने दिया था वर्क एंड एनर्जी के ऊपर वो आप सबने देखा होगा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इन दिस वर्क एंड एनर्जी एंड इंशाल्लाह ये लास्ट भी होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी को। तो एनर्जी सबसे पहले उर्दू में इसको हम तवानाई कहते हैं। सही है। और ये ग्रीक वर्ड एनर्जिया से निकला है और एनर्जिया का मतलब होता है वर्क। तो आप लोगों को जो वर्क के टॉपिक में मैंने कहा था कि एनर्जी और वर्क को हम रिलेटेड लेते हैं, इनको हम इक्वेट भी करते हैं और मैथमेटिकली ये दोनों एक ही क्वांटिटीज हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम एनर्जी को पढ़ते हैं। हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि वर्क इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ तो मैं अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। सही है। अब अगर मेरे अंदर एनर्जी होती ही नहीं तो क्या मैं एनर्जी ट्रांसफर कर सकता?
नहीं कर पाता, तो मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क ही नहीं कर पाता इफ आई डिडंट हैड एनर्जी। तो इसलिए कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये एक डिफिनीशन होगी। इसके बाद दूसरी डिफिनीशन आप इस तरह कह सकते हैं कि द एजेंट विच कॉजेज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। न्यूटन की जो सेकंड लॉ है दैट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। सही है, चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है मोशन में। आप जब फोर्स उस पर अप्लाई करते हो, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट पे आ जाता है, तो आप उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर रहे हो फोर्स अप्लाई करते हुए। फोर्स आप अप्लाई करते हो ड्यूरिंग वर्क डन। सही है, तो हम कहते हैं, और वर्क डन आप करते हो ड्यू टू एनर्जी, आप में एनर्जी होगी तो आप वर्क डन करोगे। तो द एजेंट विच कॉज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, और इसी को जब मैंने आपको डिफाइन किया, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एक्सर्ट फोर्स, आप किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करोगे बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वो फोर्स एक्चुअली आप उस एनर्जी ही की वजह से अप्लाई कर सकते हो। आप में एनर्जी नहीं होगी तो यू कैन नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। सो दीज थ्री डिफिनीशंस, वर्डिंग डिफरेंट है बट दे मीन द सेम थिंग एंड दैट इज एनर्जी। ओके, उसके बाद हम आते हैं यूनिट के ऊपर। सो यूनिट इज द सेम एज वर्ड और वो है जाउल। ओके, और इसके बाद डायमेंशंस भी आ जाती हैं, देयर दोज आर आल्सो सेम एज वर्डन, और वो है मास, लेंथ का स्क्वायर और टी का इनवर्स स्क्वायर, टाइम का इनवर्स स्क्वायर। तो एमसीक्यू में अक्सर ये क्वांटिटी पूछी जाती है, एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशंस और विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट्स। एनर्जी एंड वर्क डन हैज द सेम यूनिट। उसके बाद केबीके की बुक में एक टिडबिट लिखा गया है कि द फूड वी ईट हैज द सेम एनर्जी एज 1/3 लीटर्स और 0.33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। के आप अगर 1 लीटर पेट्रोल का तीसरा हिस्सा लोगे तो उसमें जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं फ्रॉम द फूड वी ईट इन वन डे। ओके, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, आपका सनलाइट मेजर सोर्स है एनर्जी का। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अब अगर देखा जाए तो एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आपके पास साउंड एनर्जी आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, केमिकल एनर्जी आ जाती है, लाइट एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी आ जाती है, बट दोज आर लेटर क्लासेस ऑफ द एनर्जी। बेसिकली हम ब्रॉडली एनर्जी को दो ही टाइप्स में डिवाइड करते हैं एंड दोज आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया गया है द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, मोशन की वजह से किस तरह एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी हो सकती है। सही है, मैंने यहां पर कहा कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एक्सर्ट फोर्स इज एनर्जी। अब एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा तो वो क्या करेगा, उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स उसने किस वजह से अप्लाई किया, क्योंकि ये पहला वाला ऑब्जेक्ट मोशन में था। अगर ये मोशन में ना होता तो क्या ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता? फोर्स ये तब अप्लाई करेगी, वर्क डन ये तब करेगी, सिस्टम के स्टेट में ये तब चेंज लाएगी जब ये मोशन करेगी। तो जब ये मोशन करेगी इसके अंदर एनर्जी है। ओके, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। उसके बाद इसके मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास जब हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को डील कर रहे होते हैं, सो वी यूज दिस फेमस इक्वेशन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब मास अगर आपका 2 टाइम्स हो जाए, काइनेटिक एनर्जी आपका 2 टाइम्स हो जाएगी। मास आपका 3 टाइम्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपकी 3 टाइम्स हो जाएगी। मास 4 टाइम्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी आपकी डबल हो गई, एमसीक्यूज आते हैं, वेलोसिटी अगर आपकी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर एक स्क्वायर है। वेलोसिटी आपकी 4 टाइम्स हुई, काइनेटिक एनर्जी विल बी 16 टाइम्स। 4 का आपने स्क्वायर लेना है और फिर वो हो जाएगी 16 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इफ v is increased by increased n टाइम्स, अगर ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाए
then kinetic energy increase by n की पावर स्क्वायर टाइम्स। या डिक्रीज के लिए भी ये सेम है, अगर वेलोसिटी आपकी हाफ हो जाए तो हाफ का स्क्वायर लेके 4, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी 4 टाइम्स। तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह हम चेंज लिख देते हैं, वो ज्यादा मुनासिब होगा। हम अगर कहें कि इफ v इज चेंज्ड n टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय n टाइम्स। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर हम ले लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये पी स्क्वायर कहाँ से आया हमारे पास? एक्चुअली इस इक्वेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया है m और उसको डिवाइड भी किया है m के साथ। तो इस इक्वेशन के साथ when you divide this by m and when you multiply this by m, this m and this m combines, ये हो जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर। m स्क्वायर v स्क्वायर से आपके पास p स्क्वायर आ जाता है एंड ये m नीचे रह जाता है। ओके, दिस वाज अ शॉर्ट लिटिल डेरिवेशन। उसके बाद हम आते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। वही काइनेटिक एनर्जी वाला किस्सा है, मोमेंटम आपका डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड हियर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या वजह है? असल में कांस्टेंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था तो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी। यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो यहाँ पर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो इसका एमसीक्यू आपके पास आ सकता है। आपसे वो लोग कहेंगे कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज द सेम काइनेटिक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वेलोसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? तो सेम वेलोसिटी मास के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन हैज ग्रेटर मास तो प्रोटॉन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। बट इसके हवाले से अगर एमसीक्यू आ जाए और वो आपसे कहें कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मोमेंटम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? तो जब मोमेंटम सेम हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मास क्योंकि कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, अगर हम मोमेंटम एंड वेलोसिटी ले लें, यही इक्वेशन हम ले लें एम वी और इसको एम वी को सेपरेट कर दें और वी को सेपरेट कर दें, यानी वी का स्क्वायर है तो उसको मैंने वी डॉट वी लिख दिया है। ओके, एम वी की जगह पी आ जाएगा एंड वी की जगह वी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। अब यहाँ पर मास आपके पास कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी भी है। सही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी भी है एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी है। यहाँ पर वी स्क्वेयर और पी स्क्वेयर था ना, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिंपल पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और यहाँ पर सिंपल वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसकी वजह यह है कि एम आपके पास कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है इसमें, और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर मोमेंटम भी कांस्टेंट है आपका। इस इक्वेशन से हम कुछ चीजें निकालते हैं और वो मैं आप लोगों को इधर जरा लिख देता हूँ कि कुछ केसेस हैं। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के इक्वल कब होगी? ये इक्वेशन है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पीवी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पीवी। अगर वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड हो, व्हेन v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आप 2 मीटर पर सेकंड पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा हाफ p इंटू 2। 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p। जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी उस बॉडी के मोमेंटम के। सेकंड केस है काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन मोमेंटम, कब होगा? व्हेन v इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाओगे v को तो आप लोगों के पास लेट्स से हम कह देते हैं कि v हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा कि हाफ p इंटू 3।
अब बड़ी क्वांटिटी को जो आप छोटी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करते हो, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ग्रेटर देन 1 आपके पास आ जाएगा, जो भी आएगा वो आपके पास p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन 1। कुछ x है और वो ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर है p के साथ कोई चीज आपने मल्टीप्लाई की है, तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी है ना, इसलिए आपने p के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई की थी, तो काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन मोमेंटम। केस नंबर 3 आएगा कि काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर देन मोमेंटम कब होगी। केस 3 होगा काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर देन मोमेंटम कब होगी, व्हेन v इज स्मॉलर देन 2 मीटर पर सेकेंड। सेम वही किस्सा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है आपके हाफ, लेट से हम इसको 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगी p आपका अपनी जगह पे आ जाएगा, p आपका अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पर आप 1 ले लेते हो। अब एक छोटी क्वांटिटी को आप बड़ी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करो तो आंसर विल बी लेस देन 1, और लेस देन 1 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास 0.5 ही के इक्वल होती है ना, तो p ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका ये आ जाएगा p डिवाइडेड बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो जो मोमेंटम है आपका वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये 2 जो है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या चीज़ प्रूफ होगी कि काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलर देन मोमेंटम और मोमेंटम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, और क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv के स्क्वायर का। अब इन क्वांटिटीज में हमारे पास मास तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वेलोसिटी ही नेगेटिव होगी आपके पास। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो जब हम इसमें पुट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m और उसका नेगेटिव v का हम फिर स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो जाता है और आपके पास वापस जो है हाफ mv स्क्वायर आ जाता है। so that's why kinetic energy cannot be negative। kinetic energy जहां भी आपको मिलेगी it is positive, and kinetic energy is also a scalar quantity। okay, ये चीजें न भूलना। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि जब आप किसी वेक्टर का स्क्वायर ले लेते हो तो वो स्केलर बन जाता है। अब आते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो डिफाइन किया जाता है एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मैंने आप लोगों से कहा था एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, सही है। तो अगर एक बॉडी अपनी मोशन की वजह से वर्क डन कर रहा है या उसमें एबिलिटी है वर्क डन करने की, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर एक बॉडी अपने पोजीशन की वजह से उसमें एबिलिटी है वर्क डन करने की, तो उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये मेरे पास एक मार्कर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस मार्कर पे मैं वर्क डन खुद कर रहा हूँ और इसमें मैंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। ओके, एनर्जी वर्क डन क्या था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने एनर्जी इस मार्कर में ट्रांसफर कर दी है। नाउ व्हेन आई मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं तो इस मार्कर में पोटेंशियल है वर्क डन करने की एट दिस, इस जगह पर इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल है वर्क डन करने की। हाइट ये कवर कर सकता है, नीचे फोर्स ये अप्लाई कर सकता है इफ आई लीव दिस। तो इसके अंदर एबिलिटी है ऑफ डूइंग वर्क। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एनर्जी है, कॉल्ड इट पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आपके पास अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, यू हैव अ स्प्रिंग मास सिस्टम, आपके पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ आपने एक मास अटैच किया है। नाउ व्हेन यू परफॉर्म वर्क ऑन दिस मास, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और आप स्प्रिंग को यहाँ पर ले आते हो, स्प्रिंग आपका यहाँ तक आ जाता है। तो मास जब आप यहाँ पर ले आते हो, यहाँ पर इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर इसमें पोटेंशियल है वर्क डन करने का, इसमें पोटेंशियल है फोर्स अप्लाई करने का एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करने का। इसको जब मैं छोड़ूंगा तो ये मास वापस अपनी इनिशियल जगह पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करते हुए इन द एंड मीन पोजीशन पे चला जाएगा। तो अब इसमें पोटेंशियल है एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है और वो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू
दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन परफॉर्म्ड ऑन दैट, और वो बराबर होगा द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट इट कवर्ड। ओके, नाउ आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ आपको नीचे खींच रहा है, आप अर्थ के अगेंस्ट अगर वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। नाउ वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वन इज द रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE आप इसको कह दो, PEG आप इसको कह दो, एंड द अदर वन इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी और रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? देखो, हम फिजिक्स में रिलेटिव और एब्सोल्यूट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए मुख्तलिफ होगी, दैट इज व्हाट रिलेटिव मीन्स। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप दुनिया के जहां के हर कोने पे चले जाओ, वहां पर आपको ये क्वांटिटी सेम मिलेगी, दिस क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट, बट बाहर मेरे ख्याल से झालाबारी हो रही है। और तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह लाइट का भी केस है ना। लाइट, जब हम आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट इज एब्सोल्यूट, लाइट की जो स्पीड है, तो आइंस्टाइन यही कह रहा है कि दुनिया जहां में हर जगह पर आप ऑब्जर्वर ले लो, ऑब्जर्वर मोशन में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, जिधर भी है, उसके लिए द स्पीड ऑफ लाइट विल बी कांस्टेंट एंड दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन रिलेटिव के केस में ऐसा नहीं होता। अब मास रिलेटिव है, आपकी जो लेंथ है वो रिलेटिव है, वो स्पीड के साथ चेंज होती है। तो रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, and it depends upon the observer and it depends upon the reference point। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट इज, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। और इसका रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर G इक्वल्स टू जीरो, जहां पर आपकी ग्रेविटी जीरो हो जाती है या आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाता है। अब समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। आप अगर पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट करोगे तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट यू कैन नॉट मेजर द पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस पॉइंट असल में वो पॉइंट होता है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर करते हैं। और जब हमने यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर कर दी, तो इसके साथ कंपेयर करते हुए हम किसी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नाप रहे होते हैं। हम कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, वो असल में उस सेकंड पॉइंट का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसको समझते हैं, और समझना इसको इस तरह है कि ये मेरे पास, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो इस सरफेस के ऊपर, आई डोंट नो, सही है, मैंने अपने आप से ले लिया कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है जीरो। ओके, तो जब मैं सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जा रहा हूं और मैं फिर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना चाहता हूं, तो मैं उससे रेफरेंस पॉइंट को माइनस करूंगा एंड आई विल गेट द डिफरेंस, एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल एनर्जीज, और उसको मैं कहूंगा कि ये इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर एक बंदा जो है तो वो यहाँ पर खड़ा है, सही है, एक बंदा बिल्डिंग में है एंड ही इज ऑन, वो रूफ टॉप पर है एक बिल्डिंग के, सही है, और वो कह रहा है कि मेरा जो सरफेस है वो ये है। अब इस सरफेस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देख लें तो लेट सपोज मैं कह दूं कि इसकी 10 जूल एनर्जी है इस सरफेस की, लेकिन ये कह रहा है कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो अब इसने इस सरफेस को जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर दिया है। और अब ये जब इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेगा,
तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी इससे या अपने पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इससे माइनस करेगा। तो इसके रिलेटेड, इसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट विल बी, लेट्स से अगर यहाँ पर ये 50 जूल था अकॉर्डिंग टू दिस वन, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट, तो अब ये 50 माइनस 10 होगा एंड दैट वुड बी 40 जूल्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। उसने अपनी 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर किया है, तो अब वो वहां से भी 10 जूल एनर्जी को माइनस करेगा। तो एक्चुअली हम जब पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं तो हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट गेट एक पॉइंट की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते पोटेंशियल एनर्जी में, ओके। तो वी कॉन्स्टेंटली लुक फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो कंसिडर कर रहे हो and you're considering this point as the reference point, तो फिर आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपकी 50 जूल आएगी, और अगर इसको आप कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ से पर आपकी 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की आएगी। तो अब आप लोगों का जो मसला था ऑफ द रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो यही है कि ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल है और ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, तो अब हम किसकी माने? तो हर ऑब्जर्वर के लिए, हर रेफरेंस पॉइंट के लिए रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होती रहती है, सही है। और ये सिर्फ ये नहीं, ये आप कहेंगे कि इसने तो रेफरेंस पॉइंट बड़ा ले लिया है। आपका जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, दैट इज नॉट फ्लैट। कहीं जगह पर अर्थ की सरफेस एलिवेटेड होगी। आप अगर मरीज से एक बंदा पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा है तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी आएगी बिकॉज ही इज एट एलिवेटेड सरफेस। मैं अगर पेशावर से बैठ के पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा आएगी बिकॉज आई एम डाउन, सही है। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि आप रेफरेंस पॉइंट को ही चेंज करें। रेफरेंस पॉइंट आपका तब भी सरफेस ऑफ द अर्थ हो सकता है, लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ भी ऊपर नीचे है। तो जरूरत पड़ी आप लोगों के पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले तो हम इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है द वर्क डन के, और वो बराबर होता है एफ डॉट डी के। एफ हमारे पास बराबर है एम जी के, और डी हम ले लेते हैं हाइट में, तो ये बन जाएगी हमारे पास एम जी एच। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया गया हो, जी आप लोगों को पता है, और हाइट दे दिया गया हो, यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हम ये रेफरेंस पॉइंट में जो हमारे पास गड़बड़ आ रहा था, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सरफेस हमारे पास इज नॉट अ रेफरेंस पॉइंट, बल्कि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया अ पॉइंट आउटसाइड द जी फील्ड वेयर जी इज जीरो। ये मेरे पास अर्थ है और ये मेरे पास अर्थ का जी फील्ड है, लेट्स सपोज। नाउ दिस जी फील्ड वुड बी सर्कुलर, सही है। तो मैं ले लेता हूं कि मेरे पास जो रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज दिस पॉइंट वेयर जी इज जीरो। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, ओके। इस फार्मूले को देखिए, एम जी एच एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आपके पास मास भी मौजूद होता है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आपके पास जी भी मौजूद होता है। एंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ सिर्फ और सिर्फ हाइट का मसला होता है कि अगर हाइट आप लोगों ने जीरो ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इफ द पर्सन इज राइट एट द सरफेस, सही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि हम इस जी वाले क्वांटिटी को जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जीरो एच, एंड दैट इज जीरो। So at this point the potential energy is zero। और अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लें तो उसके लिए इंफिनिटी पॉइंट ये है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लें उसके लिए भी इंफिनिटी पॉइंट ये है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लें उसके लिए इंफिनिटी पॉइंट ये है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लें उसके लिए इंफिनिटी पॉइंट ये है। तो आप जिस जगह में भी ऑब्जेक्ट को ले लो, आपका इंफिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होगी। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट सब के लिए सेम हो गया। तो जब रेफरेंस पॉइंट आप लोगों ने सेम कर लिया तो हमने यहाँ पर इसकी कुछ लंबी चौड़ी डिराइवेशन है, और डिराइवेशंस के बाद आपके पास एक फार्मूला आता है, एंड दैट फार्मूला इज
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास है जी, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से जितना डिस्टेंस आप लोग ले रहे हो, लेट दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द हाइट ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर इन्होंने एक नेगेटिव साइन पुट किया है। अब इस नेगेटिव साइन हमारे पास एक्चुअली डिफिनीशन से आता है। हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इंफिनिटी। डिफाइन हम करते हैं एज द वर्क डन by the G field in moving an object from a point inside the G field to infinity point, जहां पर आपके पास G जीरो हो, while doing so, while maintaining zero acceleration। अब ये आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, while maintaining zero acceleration। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट आई नीड यू गाइस के कमेंट में आप लोग मुझे इसका रीजन दें दैट व्हाई वी आर मेंटेनिंग जीरो एक्सेलरेशन हियर। ओके, लंबी चौड़ी डेरिवेशन है वो आपसे एमडीकेट में नहीं पूछी जाएगी। आपका जो एंड फॉर्म है वो ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर। अब नेगेटिव हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली वर्क डन बाय द जी फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। तो जी फील्ड हमारे पास ये अगर पॉइंट है तो दिस इज डाउनवर्ड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, और इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो अबाव हो रही है, तो आपके पास 180 डिग्री का एंगल आया। दैट्स व्हाई वी पुट द नेगेटिव साइन cos 180 जो आया हमारे पास। अब नेगेटिव साइन हमारे पास आ गया है, तो अब इस नेगेटिव साइन का कुछ कॉन्सेप्ट है। एट द सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर है एट द सरफेस, ओके, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर वो है, लेकिन दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एट द सरफेस the absolute gravitational potential energy is the minimum। okay, it is minimum, यहाँ पर minimum, और at infinity this is the greatest। अब आप लोग कहोगे कि जीरो किस तरह ग्रेटेस्ट हो सकता है, सारा कमाल इस नेगेटिव साइन के अंदर है। ऑब्जेक्ट अगर जीरो से नीचे होगा तो क्या होगा, -1, उससे नीचे है तो क्या होगा, -2, उससे नीचे है -3, उससे नीचे है -4। तो अब आप मुझे बताएं -4 बड़ी वैल्यू है या जीरो बड़ी वैल्यू है। ऑफ कोर्स जीरो इज ग्रेटर देन -1, which is greater than -2, which is greater than -3, which is greater than -4। तो मैग्नीट्यूड तो आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर, अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करोगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल तो बड़ी वैल्यू आई, लेकिन जब उसके साथ ये नेगेटिव का साइन लग गया वो वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। सो नेगेटिव स्पेक्ट्रम में जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होती है, सही है, और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही आपके पास बड़ी वैल्यू होती है। सो जीरो एट द इंफिनिटी आपके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम। ओके, एंड मैक्सिमम आप इसको भी ले सकते हैं, या अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो बस सिर्फ ये कंसिडर कर दें कि एक पॉइंट यहाँ पर आएगा जिस पर -1 जाउल एनर्जी होगी जस्ट बिफोर इंफिनिटी, और वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा वो पॉइंट, एंड दैट इज द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अ बॉडी कैन अचीव।
और जब आप नीचे लेकर आओगे, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली तो आपके साथ इंक्रीज होगी, बट वो बड़ा नंबर के साथ जब नेगेटिव का साइन लगेगा तो दैट इज एक्चुअली स्मॉलर देन जीरो। तो एट द सरफेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट इज मिनिमम। ओके, ये वही बात है यहाँ पर जो हमने कंसिडर की कि हाइट जब आप इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। ओके, सो वो वैल्यू तो आपके पास छोटी आएगी। मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। वैल्यू आप लोगों के साथ छोटी आएगी, बट नेगेटिव साइन की वजह से वो बड़ी हो जाएगी। ये हो गई। अच्छा, आर की जगह अगर हम सरफेस पर किसी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना चाहें तो फिर हम रेडियस ऑफ द अर्थ ही डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसमें। नेगेटिव जी मास ऑफ द अर्थ, मास डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर आपने रेडियस ऑफ द अर्थ से कुछ रेडियस ऑफ द अर्थ आप लोगों को याद हो और आप लोगों को कुछ हाइट दे दिया गया हो, तो देन यू विल फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एज नेगेटिव जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। ये हो गया। और इसके बाद हम क्या था, उसके बाद हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी आ जाती है एंड दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं हम दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की थी जिसका जो भी मास हो। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल उस बॉडी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है जिसका मास 1 किलोग्राम ऑफ अ यूनिट मास आपने पुट कर दिया है। ओके, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम किसी पॉइंट का लेते हैं, ऑफ अ पॉइंट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम मास का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो वो उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। सही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर। और आपने मास पुट कर दिया है तो ये मास इस मास के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट जी एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ या आर प्लस एच या सिंपली आर। This was all about absolute potential energy and relative potential energy, gravitational potential energy. So next topic हमारा है escape velocity का। escape velocity को define करते हैं the velocity of a projectile must the velocity a projectile must have at the earth's surface in order to go out of the earth's gravitational field. escape velocity as the name suggests, एक वेलोसिटी जो आप किसी बॉडी को दोगे या किसी प्रोजेक्टाइल को दोगे तो उस वेलोसिटी के साथ वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे वो बाहर चला जाएगा। एंड वो इन जो हमने इन्फिनिटी पॉइंट इससे पहले डिस्कस किया तो वो वहां पर चला जाएगा जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट है उसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि एट द सरफेस वी हैव एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एब्सोल्यूट G gravitational potential energy, okay, in the negative sign GMEM divided by R. अब ये है, this is the minimum energy a projectile can have। सही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारे पास इंफिनिटी पॉइंट है वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। ओके, सो फ्रॉम दिस अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पर लेके जाना चाहते हैं वी हैव टू ऐड दिस मच एनर्जी टू द प्रोजेक्टाइल। तो हमने एक्चुअली प्रोजेक्टाइल के ऊपर वर्क डन करना है और तब जाकर प्रोजेक्टाइल कितना वर्क डन, इतना ही वर्क डन करना है इन द विद अ पॉजिटिव साइन, तो तब जाकर प्रोजेक्टाइल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी कि वो
इन्फिनिटी पॉइंट पर पहुंच जाए और वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। ओके, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव से ये जाएगा कम नेगेटिव की तरफ, फिर उससे कम नेगेटिव की तरफ, एंड देन इवेंचुअली इट विल रीच टू जीरो। तो हम कहते हैं कि हमने इसको काइनेटिक एनर्जी देनी है विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको देंगे तो प्रोजेक्टाइल के पास इतनी वेलोसिटी आ जाएगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। मास जो है तो वो वहां पर डिवीजन में चला जाएगा एंड टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ v और जो स्क्वायर है उसकी जगह पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो v इक्वल टू 2 GME डिवाइडेड बाय r, और mg जो है तो वो आपका बराबर हो जाएगा अच्छा, इसमें ये वाला इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं 2 GME डिवाइडेड बाय r। और दूसरा हम अगर यहाँ से इक्वेशन निकालें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है हमारे पास वो बराबर होती है GMEm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर है GME डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये me असल में मास ऑफ द अर्थ है, ओके, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास जब ये r हम जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम ई। तो जी एम ई की जगह पर हम जो है तो 2 GR स्क्वेयर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 GR स्क्वेयर आ जाएगा। एंड असल में आपकी बुक में वैल्यू लिखी गई है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, लेकिन बस सिर्फ ये वैल्यू याद रखेंगे और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि 11 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी अगर आप दोगे तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी, और इसके साथ वो एस्केप कर जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी, यानी आपने एक बॉडी के ऊपर वर्क किया तो उस बॉडी की एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, सही है, या तो एनर्जी ऐड हुई होगी या एनर्जी सब्ट्रैक्ट हुई होगी, तो वो जितना चेंज आया है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। ओके, अगर वर्क आपका पॉजिटिव है तो एनर्जी आप ऐड कर रहे हो इनटू द सिस्टम और एनर्जी इंक्रीज होगी। इफ वर्क इज नेगेटिव, अगर वर्क आपका नेगेटिव है तो एनर्जी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम द सिस्टम और एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू टोटल एनर्जी की हम बात करें ना तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर तो इफ वर्क बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, हम ए केस लेंगे और इसके बाद हम बी केस भी लेंगे, लेकिन पहले ये ए केस हम स्टडी करते हैं। इफ वर्क बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, कंजर्वेटिव फोर्स कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसमें हमारे पास वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। फॉर आवर सिंप्लिसिटी एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये अर्थ का सरफेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, आपके पास ये बॉडी है, इसके ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट डी। ओके, अब वर्क डन बाय दिस एफ जी इज जीरो क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो तमाम का तमाम वर्क कर रहा है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी में स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क ही नहीं कर रहा, तो वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तमाम का तमाम वर्क ने इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया। तो वही मिसाल है कि अगर ये वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, अगर ये वर्क नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा। इसको अगर हम खोल लेते हैं तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, आपने ये बॉडी रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, आपने इस बॉडी को, एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाती है क्योंकि हमने कहा था कि सिस्टम का जो स्टेट है वो हम चेंज कर रहे हैं। एनर्जी की डिफिनीशन में मैंने आप लोगों को ये समझाया था। तो जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इनिशियली आपके साथ वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो जब आप इसमें पुट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन रह जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है आपका
कि फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आप लोगों को कहा गया है कि 1 किलोग्राम का मास है आपके पास, रेस्ट, देखो रेस्ट की बात की गई है तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो गया है। तो वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड पर ले गए हो आप उस वेलोसिटी को एंड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर का फासला आप लोगों ने तय किया है इसमें। तो ये वाला फार्मूला है, वर्क को हमने खोल लिया है एफ डॉट डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। इसमें मास पुट करें, वी एफ स्क्वायर पुट करें, डी पुट करें, डी आप इस पे डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.8 न्यूटन का। इसके अलावा अगर हमारे पास इफ द बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, इफ बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, अगर बॉडी को आप रेस्ट पे ले आए हो तो इनिशियली वो रेस्ट पे नहीं, ओके। सो क्या है कि वी एफ आपका फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा एंड वर्क डन आपका बराबर हो जाएगा नेगेटिव हाफ एम वी आई का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ एम वी आई स्क्वायर। एमसीक्यू आप लोग नोट कर लें कि if 1000 Newton force is required to stop a car moving with velocity 10 meter per second, then the force required to stop the car is in the same distance when it is moving with velocity 20 meter per second will be। देखो 1000 न्यूटन का फोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया है टू वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जब गाड़ी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो इन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया था 1000 न्यूटन का, ओके। अब वो कह रहे हैं कि velocity then the force required to stop the car in the same distance when it is moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी को हम 20 मीटर पर सेकंड कर दें यानी डबल कर दें तो फिर कितना फोर्स इस पे अप्लाई होना चाहिए। डी टर्म आप लोगों के पास कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा कि सेम डिस्टेंस में, तो डी टर्म आप लोगों का ऑलरेडी खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। मास का उन्होंने आपको जिक्र नहीं किया, यानी मास मास भी सेम है दोनों का, तो मास भी आप लोगों का खत्म हो गया। सिंपल और हाफ टू तो हम करते नहीं, हमने ये कहना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई का स्क्वायर, ओके। जब v 10 से 20 हो गया, v आपका डबल हो गया, तो जब आप इसमें 2 पुट करोगे 2 वी आई का स्क्वायर लोगे फोर्स, तो फोर्स आप लोगों का 4 वी आई का स्क्वायर बन जाएगा। आप लोगों को 4 गुना ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करना होगा, यू हैव टू, क्योंकि जब v को आप डबल करोगे तो फोर्स आप लोगों को v के ऊपर स्क्वायर है, तो आप लोगों को 4 गुना ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करना होगा। तो 1000 है, सो यू विल नीड 4000 का फोर्स। अब आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर, जो कि है कि इफ वर्क इज डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, वो जब वर्क डन करेगा तो उसका तमाम का तमाम वर्क डन कन्वर्ट होगा इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बशर्ते ये कि आपने व्हाइल कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यानी एक्सेलरेशन को आप जीरो ले रहे हो। देखो आप जब बॉडी को एक्सेलरेट करोगे तो उसमें फिर काइनेटिक जो फोर्स आप अप्लाई करो वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, ओके। लेकिन अगर तो आपने यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक बॉडी को एलिवेट किया है, यानी आपके पास ये अर्थ का सरफेस है और दिस इज द बॉडी, इसका अपना जो वेट है वो डाउनवर्ड है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपवर्ड। अब जब ये फोर्स और ये वेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तब ये बॉडी जो है इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा एंड देन इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तब ही जाकर आप क्या करोगे, उसका आप उसको इक्विलिब्रियम में रख पाओगे। लेकिन अगर आपने ये फोर्स बढ़ा दिया एंड आपने इस बॉडी को एक्सेलरेट कर दिया, तब क्या होगा कि तब इसकी इसमें जो आप वर्क डन कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम यानी एक्सेलरेशन को जीरो रखते हैं।
मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में कहा था कि आई नीड दिस रीजन इन कमेंट्स, बट यहाँ पर मेरे लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं आपको वर्क डन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब हम बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या बॉडी मोशन कर रही होती तो उस वक्त वर्क डन हमारा जीरो होता है। तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वर्क डन जीरो है, मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, बट वो हाइट गेन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और दैट इज ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब आते हैं while keeping the body in constant। तो जितना भी आप वर्क डन कर रहे हो वो तमाम का तमाम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब पोटेंशियल इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल, यानी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट। तो इससे आप लोगों के अगर एमसीक्यूज आते हैं सो यू कैन सॉल्व देम। देन वी हैव द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हमारे पास इन दो फॉर्म्स में स्टोर की जा सकती है एक बॉडी के अंदर। अगर वो बॉडी मोशन में है एंड इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है। ओके, आज आप लोगों ने ये भी सुन लिया है कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में, हम तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड फॉर्म कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। जब तक वो किसी चीज के साथ टकराएगा नहीं, जब तक वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी उसमें है। एंड एट द सेम उसी तरह जब यहाँ पर आप बॉडी को एलिवेट करते हो तो अपनी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये दो फॉर्म्स में एनर्जी आपके साथ बॉडी में स्टोर हो सकती है। ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को जब मैंने ऊपर उठाया तो इसमें क्या स्टोर हुआ, इसमें इसने गेन किया पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इस मार्कर को मैं छोड़ता हूँ तो रास्ते में हम इसका जरा मोशन स्टडी करते हैं। दिस वॉज द मार्कर, और ये जो है इसका मोशन है, एंड दिस वाज माय हैंड, लेट्स सपोज। ओके, एट दिस स्टेज द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स। अब जब इसने मोशन स्टार्ट किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी टू काइनेटिक एनर्जी। सो एट दिस स्टेज लेट्स से अगर ये 100 था, ओके, सो इस स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, ये 90 हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 10, क्योंकि अब इसने मोशन स्टार्ट कर दी है। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इन द नेक्स्ट स्टेज ये 80 हो जाएगा एंड इट वुड बी 20, देन इट वुड बी, लेट से हम तेज जा जाते हैं, 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। मिड वे पर 50 हो जाएगा। आप इसको 40 कर दें तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। ये आपका 30 हो गया तो ये आपका 70 हो जाएगा। ये आपका अगर 30 से हमारे पास 10 तक आ जाए तो ये आप लोगों का 90 हो जाएगा। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड दिस वुड बी 0 एंड दिस वुड बी 100 जूल। जस्ट बिफोर हिटिंग माय हैंड तमाम का तमाम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। जब रेस्ट पर होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वो मोशन करेगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। बट ये तब है, और एंड आल्सो द अदर वे अराउंड। ओके, दिस आल्सो एम्प्लाइज कि द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। आप जब इस मार्कर को दोबारा ऊपर उठाओगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी स्लोली स्लोली ऊपर उठाओगे नहीं, आपने नीचे से इसको फोर्स दिया है और आपने ये वाला मोशन परफॉर्म किया है, यानी नीचे से आपने इसको दिया है और ये अब खुद ऊपर जाएगा। ओके, ये बात नोट करने की है। आपने यहाँ से इसको इनिशियल वेलोसिटी दी और ये अब खुद ऊपर जाएगा, तो क्या हो रहा है, नीचे अर्थ जो है तो वो उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। एट द टॉप वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी आपके पास। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद
अगर ये है इन नॉन फ्रिक्शनल सिस्टम, अगर फ्रिक्शन ना हो। लेकिन जब फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन एक डिसिपेटिव फोर्स है और वो आपकी एनर्जी को लॉस्ट करता है। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फिर आप लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वो तमाम का तमाम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उसका इसका चंद हिस्सा आप लोगों के पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका इस तरह आ जाएगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ कुछ हिस्सा तो पोटेंशियल एनर्जी का आपका काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, बट उसके साथ साथ कुछ हिस्सा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स को आई थिंक इन्होंने एफ एच से डिनोट किया है यहाँ। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स में लग जाएगा आप लोगों के पास। ओके ये हो गया। एंड आल्सो द सेम अदर वे अराउंड, अगर तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा तो आप लोगों के पास गेन हो जाएगा इन पोटेंशियल एनर्जी, बट विल आल्सो सम हिस्सा उसका लॉस्ट हो जाएगा इन फ्रिक्शनल वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शन। तो ये आप लोगों का था हमारे पास। इसको अगर आप लोग इक्वेशंस में लिखना चाहें तो इक्वेशंस में इस तरह आ जाएगा, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर आप लोगों का बराबर होगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है तो ये एम जी एच हो गया आप लोगों के पास, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो आप लोग वर्क डन कर रहे हो वो हो गया। एंड ऑल्सो दी अदर वे अराउंड, हाफ एम वी स्क्वेयर आप लोग यहाँ पर लिखोगे, एम जी एच आप लोग यहाँ पर लिखोगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। यहीं से हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आप लोगों की बुक में लिखा है और वो है एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस। और फिर उस टॉपिक के अंदर इन्होंने एफिशिएंसी का टॉपिक बयान किया है। ओके हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, तो ये क्या करते हैं कि जब आप लोग वर्क डन करते हो तो उस वर्क डन का कुछ हिस्सा आप लोगों का ज़ाया हो जाता है ड्यू टू हीट लॉस, उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाता है, और उस वर्क का कुछ हिस्सा आप लोगों के पास यूजफुल वर्क होता है, तो जो काम आप लोग कर रहे होते हैं वो हो जाता है। मिसाल में इसकी आप लोगों को दे देता हूँ, हमारे पास अगर गाड़ी का इंजन है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, ओके, और इस गाड़ी के अंदर जो है तो आप लोगों के पास एक इंजन लगा हुआ है, सही है, और यहाँ पर टैंकी से पेट्रोल आ रहा है। तो अब आप लोग अगर देखो तो पेट्रोल, लेट सपोज पेट्रोल में ये 100 जूल का वर्क या 100 जूल की एनर्जी हम ये इंजन लगा रहा है टू मूव द कार इन दिस डायरेक्शन। ओके 100 जूल की एनर्जी ये लगा रहा है या 100 जूल का ये वर्क कर रहा है टू मूव द कार इन दिस डायरेक्शन। तो उस 100 जूल जो आप लोगों का वर्क इनपुट है, पूरा तमाम का 100 जॉल वर्क इस गाड़ी के ऊपर नहीं होगा। ओके गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, बट उस फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है इस डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो आउटपुट आप लोगों का, अगर हम ये एयर रेजिस्टेंस वाला जो वर्क डन है वो इसे माइनस कर दें, यानी ये एफ एच वाला जो वर्क डन है ये हम माइनस कर दें, तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारे पास लेट से 30 जूल का वर्क आउटपुट में आ जाएगा। क्यों? 70 जूल वर्क आप लोगों का जाया हो गया अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, एंड ओनली 30 जूल के वर्क में आप लोगों ने गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक हिला दी। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी मशीन होगा, आप हीट लॉस, साउंड एनर्जी में जितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही होती है, यहाँ पर मैं एनर्जी और वर्क को सेम ले रहा हूँ, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीजें हैं। एनर्जी होगी वर्क होगा, वर्क होगा एनर्जी होगी, ओके। तो आप लोगों का वर्क जाया हो रहा है या आप लोगों की एनर्जी जाया हो रही है, दोनों सेम बातें हैं, ओके। तो हीट लॉसेस आ जाते हैं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो जाता है, आप लोगों का साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, एक्सप्लोजन में आप लोगों की लाइट एनर्जी में भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वहां पर मैंने आप लोगों को कहा कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस आ रहा है वो तमाम का तमाम काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रहा,
तो वही सेम बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितना वर्क आप इनपुट दे रहे हो, यानी जितना पेट्रोल आप लोग जला रहे हो, तो अगर आइडियली वो पेट्रोल उतना ही काम कर रहा होता तो 100 जूल का वर्क होता इन दिस डायरेक्शन और ये गाड़ी 100 जूल वर्क के साथ आगे जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, 30 जूल में चली जाती है और वो नहीं आता। तो इफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पर फिर इफिशिएंसी आ जाती है। इफिशिएंसी बराबर है आपके पास वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। इनपुट वर्क आप लोगों का 100 जूल था जो पेट्रोल आप लोगों ने जलाया है, एंड आउटपुट वर्क आप लोगों का 30 जूल है। यूजफुल वर्क, अब यहाँ पर हम यूजफुल वर्क की बात करें, हमने एयर रेजिस्टेंस इससे ऑलरेडी माइनस कर दिया है, ओके। इसके साथ 70 जूल का वर्क हुआ है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो एनर्जी जो कंजर्वेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बराबर हो जाता है 100 जूल। लेकिन हमें आउटपुट में यूजफुल वर्क चाहिए, ओनली एंड ओनली यूजफुल वर्क। तो वो 30 डिवाइडेड बाय आप 70 करोगे, 100 करोगे, तो आप लोगों के पास क्या है, इससे आप लोगों के पास 0.3 आ जाएगा। तो इफिशिएंसी आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 30% इफिशिएंसी है आप लोगों के पास इस गाड़ी की। 0.3 या 30% इफिशिएंसी। तो कहते हैं कि आइडियल केस में हमारे पास इफिशिएंसी 100% होती है, लेकिन कोई भी मशीन आइडियली काम करता नहीं है, क्योंकि आप हीट लॉसेस वगैरह तो उससे ख़त्म कर नहीं सकते। तो हर मशीन का जो इफिशिएंसी है दैट वुड बी लेस देन 100, ओके, एंड दैट वुड बी लेस देन 100 आएगा। और इसका जवाब, इस चीज़ का जवाब आप लोगों के पास लेस देन 1 जरूर आएगा। ये देखो मेरे पास 0.3 आया है। अगर 1 होता तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस के लिए होता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आप लोगों का जो हीटर है, कहा जाता है कि उसकी इफिशियंसी 100% है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट हमसे ज़्यादातर। यहाँ पर भी एनर्जी हीट में भी ज़ाया हुई है और एयर रेजिस्टेंस में भी ज़ाया हुई है, लेकिन हीटर में एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन का कोई काम नहीं आता, वहाँ पर एनर्जी लॉस होती है हीट। तो हीटर का तो काम ही हीट जनरेट करना है, तो उसकी जो एनर्जी लॉस है वो भी आप लोगों के पास यूजफुल वर्क हो रहा है, यूजफुल एनर्जी है। अगर रेडिएशन में एनर्जी ज़ाया हो रही है, अगर उसकी वो जो लाइट आ रही है वो भी आप लोगों के लिए यूजफुल एनर्जी है, क्योंकि उसमें गर्माइश होती है। तो हीटर आप लोग याद रखिए, इसकी इफिशियंसी 100% है। इसके अलावा हर मशीन की इफिशियंसी 1 से कम या 100 से कम आएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। आसान सा चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज जो एनर्जी के हैं वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर भी कर दूंगा इन द ग्रुप्स, तो ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा।